चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा था बेटा। तो जो पिछला क्लास था उसमें हम फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे बेटा, फर्स्ट लॉ। और आपको याद होगा कि फैराडे के फर्स्ट लॉ में जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे वो ये फॉर्मूला था, Q इक्वल टू आई इंटू टी। मैंने आपको बताया था कि जितने न्यूमेरिकल आपके बुक में दिए हैं सारे न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूला से बन जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूला से बन जाएंगे बेटा। तो एक काम करते हैं, पिछले क्लास में मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताए थे, उसमें वॉल्यूम वाला एग्जांपल नहीं था, तो पहले एक वॉल्यूम वाला एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ, बिल्कुल वो क्वेश्चन वैसा ही होगा जैसे पिछले क्लास में आपने किया था, फिर उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आखिर इस फॉर्मूला का यूज़ हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में कर चुके हैं। एक बार मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, मुझे बना के दिखाइए बेटा। ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, मुझे बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस। कल मैंने वॉल्यूम वाला क्वेश्चन दिया था क्या फैराडे में? नहीं दिया था ना। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस व्हेन 200 कूलम इलेक्ट्रिसिटी आर यूज्ड। ये क्वेश्चन बना के दिखाओ बेटा, और एक क्वेश्चन बना के दिखाओ व्हाट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी will required to produce 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। चलो ट्राई कीजिए, मैं पीछे पीछे बनाऊंगा आपके, आप भी इसको बना के देखो। तो पहले वाले क्वेश्चन में बेटा कूलम दिया हुआ है। अच्छा एक मिनट रुको ना, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, इसमें एक मिनट रुको। व्हेन, लास्ट क्लास में वॉल्यूम वाला क्वेश्चन दिया था, असला नहीं दिया था ना? हाँ नहीं, इस वाले में फैराडे वाले में एक था बस। ठीक है, फॉर, हाँ ये क्वेश्चन मैंने पूरा कर दिया। ये क्वेश्चन ऐसा है बेटा, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2 मिनट तक अगर आप 200 कूलम पास करते हो तो हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम बनेगा, ये आपका क्वेश्चन है। 2 मिनट तक 200 कूलम पास करेंगे। ओफो, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट। हाँ ये रहेगा। अब ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि अगर 2 मिनट तक 0.2 एम्पियर करंट पास करोगे तो कितना हाइड्रोजन का वॉल्यूम बनेगा। अब ठीक क्वेश्चन, अब ठीक है, 2 मिनट तक 0.2 एम्पियर करंट पास करोगे तो कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का बनेगा। तो बेटा टाइम दिया है और एम्पियर दिया है, तो टाइम और एम्पियर दिया तो उसे क्यों निकल जाएगा। ये देखो बेटा, जल्दी बताइए, यहाँ पर एम्पियर कितना दिया है 0.2 और टाइम क्या दिया है बेटा 2। ये मिनट में है तो चेंज कर लेंगे इसको सेकंड में, क्यों निकल गया। अब इसके बाद क्या करोगे, कौन सा एलिमेंट बनाना है आपको, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन वाला रिएक्शन लिख लो पहले। कैसे लिखती बेटा हाइड्रोजन वाला रिएक्शन, ये देखो ये है हाइड्रोजन वाला रिएक्शन। अब बताओ इसके नीचे क्या लिखेंगे आप,
वॉल्यूम यूज हो रहा है ना इस क्वेश्चन में, वॉल्यूम, तो क्या लेंगे बेटा 22.4 लीटर, और ये है बेटा 2 इंटू 96500 कूलम। तो अब जल्दी से बताइए, ये बताइए इस इक्वेशन को देख के आप समझ गए होंगे कि जब तुम 2 इंटू 96500 कूलम पास करते हो तब कितना वॉल्यूम बनता है हाइड्रोजन का, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम बनता है हाइड्रोजन का। तो फिर तुमने जो कूलम निकाला है उतने कूलम में कितना बनेगा, ठीक है, बनाइए, बनाएंगे इसको। तो ये पिछले क्लास में जो क्वेश्चन दिया था बिल्कुल वैसा ही है, बस पिछले क्लास में वेट का यूज कर रहे थे और अभी हम वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं। वेट का यूज कर रहे थे, अभी हम वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं। तो कितना हो रहा है, 24 कूलम हो रहा है ना, तो 24 कूलम में कितना वॉल्यूम बनेगा, तो 24 इंटू 22.4 अपॉन 2 इंटू 96500 वॉल्यूम हाइड्रोजन का बनेगा। सब नहीं किया क्या, आगे बढ़ जाए फिर, ठीक। अब इस क्वेश्चन में आते हैं बेटा। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि what quantity of electricity will required to produce 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहा है बेटा। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला क्या है, क्यू, सॉरी एक मिनट, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहा है, कहीं पर टाइम का नाम नहीं है इस क्वेश्चन में, तो फिर टाइम वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे, टाइम वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। बस इतना बता दो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 10 लीटर हाइड्रोजन बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो पहले तो इक्वेशन लिखो बेटा, ये देखिए मैंने इक्वेशन लिख दिया, और जल्दी से बताइए ये यहां पर कितना है, ये यहां पर कितना है 2 इंटू 96500 कूलम, और ये कितना लीटर है बेटा 22.4 लीटर। तो अभी एक बात बताइए मेरे को कि 22.4 लीटर के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 2 इंटू 96500 कूलम, तो फिर 10 के लिए कितना चाहिए होगा, बन जाएगा 10 लीटर के लिए कितना चाहिए होगा। तो 10 लीटर के लिए आपको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करना है। तो तुम यहां पर देख के कह रहे हो कि 22.4 लीटर के लिए, 22.4 लीटर हाइड्रोजन बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बेटा, 2 इंटू 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। तो फिर कितने लीटर के लिए पूछा था मैंने, तो 10 लीटर हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। प्लीज कॉपी कीजिए इसको, कूलम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। सब नहीं किया, ठीक। तो ये जितने भी अभी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए बेटा, ये फैराडे के फर्स्ट लॉ से बने हैं। कैसे मालूम चलता कि फैराडे का फर्स्ट लॉ हम पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये फैराडे के फर्स्ट लॉ में यूज होने वाला फॉर्मूला है। आज बात करेंगे बेटा फैराडे के सेकेंड लॉ की। तो फर्स्ट लॉ में इतने ही पैटर्न में क्वेश्चन आता है, सिर्फ क्या बदलेगा, रिएक्शंस बदलेंगे, कभी कॉपर, कभी सिल्वर, कभी एल्युमिनियम, रिएक्शंस बदलते रहेंगे, बनाने का तरीका यही रहेगा हर बार। तो मैंने आप लोग को फैराडे के फर्स्ट लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन बता दिया। अब चलिए आज के क्लास में हम लोग फैराडे का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे बेटा। डालिए हेडिंग वहाँ पर, फैराडेज सेकेंड लॉ या फिर सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे लिखिए, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम करने वाले हैं बेटा सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे।
ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताओ, एक बात बताइए, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर है, ध्यान सुनो बेटा, और इसके अंदर ना मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और उसके बाद इसके अंदर मैं कोई भी एक कंपाउंड ले लूंगा, जैसे मान लो बेटा मैंने इसके अंदर ना कॉपर सल्फेट ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ, कॉपर सल्फेट से कौन सा एलिमेंट बनेगा? कॉपर सल्फेट से इस कंटेनर में कौन सा एलिमेंट बनने वाला है बेटा? कॉपर। तो एक बात बताइए मेरे को, ये जो कॉपर बनेगा ये कितने क्वांटिटी में बनेगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? दिए गए इलेक्ट्रिसिटी पे। यानी कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उतना ही ज़्यादा सब्सटेंस बनेगा। ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दोगे ये सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा बनेगा। ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। लेकिन अब एक काम करते हैं, इस बार मैंने क्या किया बेटा, मैंने ना एक साथ 3 कंटेनर ले लिया। इस बार मैंने एक साथ 3 कंटेनर ले लिया और इन तीनों कंटेनर को अब मैं क्या करूंगा, एक सीरीज में जोड़ दूंगा। ये देखिए मैंने अब क्या किया बेटा, इन तीनों कंटेनर को ना एक सीरीज में जोड़ दिया और अब उसके बाद यहां पर इलेक्ट्रिसिटी दूंगा। देखना ध्यान से, मैंने तीनों कंटेनर को सीरीज में जोड़ दिया। अच्छा, इस कंटेनर में कॉपर सल्फेट ले लिया। चलो मान लेते हैं इस कंटेनर में बेटा AgCl ले लेते हैं और इसमें चलो एक काम करते हैं, ले लेते हैं AlCl3। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि इस कंटेनर में कौन सा एलिमेंट बनेगा बेटा? सिल्वर। और इसमें क्या बनेगा? एल्युमिनियम। क्या बनने वाला वो दिख रहा है, क्या बनने वाला है वो दिख रहा है। पर मेरा क्वेश्चन है कि अब किस कंटेनर में ज़्यादा सब्सटेंस बनेगा? तीनों कंटेनर को मैंने सीरीज में जोड़ दिया और अब मैं यहां से इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, तो क्या लगता है आपको किस कंटेनर में ज़्यादा क्वांटिटी में सब्सटेंस बनेगा? मेरे कहने का मतलब है कॉपर ज़्यादा बनेगा या सिल्वर ज़्यादा बनेगा या एल्युमिनियम ज़्यादा बनेगा? जैसे मैं यहां से इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो कौन सा एलिमेंट ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा ऐसा आपको लग रहा है? बस ऐसे पूछ रहा हूं मैं आपको। सिल्वर। किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो? सिल्वर अच्छा लगता है क्या? चलो ठीक है, पता नहीं तुमने कैसे बताया पर सिल्वर ही इसका आंसर है। देखो उसको कई तरीके समझने का, ध्यान सुनना, कई तरीके हैं। पहली बात तो एक बात बताओ, तीनों कंटेनर सीरीज में है, तीनों कंटेनर सीरीज में है, यानी कि तीनों कंटेनर में इलेक्ट्रिसिटी कॉमन जाएगा। जब एक ही कंटेनर था तो दिक्कत नहीं थी, अब 3 कंटेनर सीरीज में जोड़ दिए गए हैं, तो अब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो तीनों कंटेनर में कॉमन क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। सुना ध्यान से, अब जिस कंटेनर में ऐसा एलिमेंट बन रहा है जिसको बनने के लिए ज़्यादा कूलम नहीं चाहिए तो जल्दी बनने लग जाएगा वो, और जिसको ज़्यादा कूलम चाहिए, ज़्यादा कूलम, आप तो सबको बराबर कूलम दे रहे हो ना, आप तो तीनों कंटेनर में बराबर कूलम दे रहे हो। अब इन तीनों में से जिसको ज़्यादा कूलम चाहिए उसको लेट लगेगा बनने में, और जिसको कम कूलम में काम चल जाएगा वो फटाक से कम कूलम लेगा और बन जाएगा। अब बताओ बेटा, कॉपर को कितना कूलम चाहिए होता है? 2 × 96500। एल्युमिनियम को 3 × 96500। समझ रहे हो कैसे बोल रहा हूँ मैं? और कॉपर को तो सॉरी सिल्वर को सिर्फ 96500 चाहिए। तो सबसे पहले ये ले लेगा और बन के तैयार हो जाएगा। तो ये एक तरीका है समझने का। या फिर एक काम करते हैं, फैराडे के लॉ में क्या लिखा है वो बोलते हैं। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया ऐसा, पर ऐसा बुक में नहीं लिखा है। बुक में ये लिखा है कि जब बहुत सारे कंटेनर सीरीज में जोड़ दिए जाएं तो उस समय उस कंटेनर का सब्सटेंस ज़्यादा बनेगा जिस कंटेनर में लिए गए सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा। ये बुकिश डेफिनेशन है। अभी हमने कैसे जज किया था? सिल्वर जल्दी बने, कैसे पता चला था हमको? क्योंकि उसको एक ही मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी सिर्फ क्या चाहिए? 96500। तो ये कम में काम चल जा रहा है तो तुरंत देगा, तुरंत बन जाएगा, और देते रहो ज़्यादा बनेगा। जितने देर में इसको बनाओगे उतनी देर में 3 गुना बन जाएगा। समझ रहे हो? करेक्ट। तो ये सब बुक में नहीं लिखा है। बुक में लिखा है कि कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम में वो ज़्यादा बनेगा जिसका इक्विवेलेंट मास ज़्यादा है। तो फैराडे का सेकेंड लॉ कहता है द वेट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म इन दिस प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। यानी कि इन तीनों में से जिसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा। अब बेटा ये कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट? आपको याद दिलाता हूँ, ध्यान सुनना।
ये हमारा फॉर्मूला है, आगे चल के बनेगा। अब ये देखो कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ये होता है इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला। ध्यान सुनना, ये है बेटा इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला। अब ये बताइए आपको अगर कॉपर का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5, और कॉपर के पावर में कितना चार्ज होता है 2, तो उसका वैलेंसी कितना हो गया 2। सिल्वर का अगर मैं निकालता हूं तो सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है 108, और उस पावर में 1। और अगर मुझे एल्युमिनियम का निकालना, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 और डिवाइड बाय 3। सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है बेटा सिल्वर। तो क्योंकि सिल्वर का एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा बनेगा। तो फैराडे अपने सेकेंड लॉ में कहते हैं कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंटेनर सीरीज में जोड़ दिए जाएं, उस समय उस कंटेनर में सब्सटेंस ज़्यादा बनेगा जिस कंटेनर में लिए गए एलिमेंट का क्या ज़्यादा होगा इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो लिखो डेफिनेशन बोलता हूं मैं बेटा, फैराडे का सेकेंड लॉ का डेफिनेशन लिखेंगे, when 2 or more electrolytic containers, when 2 or more electrolytic containers are connected in a series, then the weight of substance form during electrolysis, is directly proportional the weight of substance formed during electrolysis is directly proportional to the equivalent weight of the substance. Directly proportional to the equivalent weight of substance. उसके बाद ये एग्जाम्पल कॉपी कर लो बेटा। बना लिए। कॉपी कर लिया गया, लिखो लिखो जल्दी लिखो। लेकिन जब इसे क्वेश्चंस आएंगे ना तो ऐसे एकदम ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह से आता है बेटा। इसमें
ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन ज़्यादा बनेगा, मतलब बोर्ड में तो नहीं आया है वैसा क्वेश्चन। बोर्ड में तो बोर्ड में इस टॉपिक से किस तरह क्वेश्चन आता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हटा दूँ मैं, अब यहाँ सुनेंगे इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा पता है आपको ना। आपको ऐसा 2 कंटेनर दे देगा या 2 या 3 दे देगा, और आपको क्या बोलेगा पता है, एक का वेट आपको बताया जाएगा। जैसे मान लो बोलेगा बेटा कॉपर बन रहा है 10 ग्राम, आपको ना 3 कंटेनर या फिर 2 कंटेनर दे देगा और बोलेगा कि जब हमने यहां से इलेक्ट्रिसिटी दिया तो यहां पर कॉपर 10 ग्राम बना, तो बताओ उतने देर में सिल्वर कितना बनेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक का वेट गिवन होगा और एक का वेट पूछेगा। तो ये एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं सब ऐसी वाले हैं। तो फैराडे के सेकंड लॉ से अगर क्वेश्चन आया तो कैसे क्वेश्चन आएगा, किसी एक का वेट दिया रहेगा और दूसरे का पूछता है। अब ये कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखाता हूं। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, पहले मैं उसको लिख देता हूं फिर बताता हूं फार्मूला कैसे बना, पर मैं कहूंगा आप डायरेक्ट फार्मूला ही याद रखना, ठीक है। मैं आपको ना एकदम डायरेक्ट फार्मूला बताता हूं, फिर बताऊंगा फार्मूला कैसे बनाया मैंने, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी यहां सुनो बेटा। ये बताओ मैंने क्या बताया था, द वेट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। तो बेटा यहां देखना, द वेट ऑफ सब्सटेंस, हाँ सुना, वेट ऑफ किसका निकालना है आपको, वेट कॉपर का। तो कॉपर का वेट निकालना है, सॉरी सिल्वर का वेट निकालना है, कॉपर का वेट दिया है ना, सिल्वर के वेट निकालना है और कॉपर के वेट दिया है, दोनों कंपेयर कर देते हैं। कैसे करोगे, द वेट ऑफ सिल्वर is directly proportional to equivalent weight of silver and the weight of copper is directly proportional to equivalent weight of copper। ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब आपको अगर ऐसे बता रहा दिखाना, वेट ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट ए, वेट ऑफ एलिमेंट बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट बी। ये इसको फॉर्मूला मान लो आप, हालांकि कैसे बना बता दूंगा मैं आपको, या बनाते बनाते आपको आइडिया लग भी जाएगा, खुद ब खुद आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब बताना बेटा, जल्दी बोलना। यहां पर सिल्वर का वेट आपको निकालना है, सिल्वर का वेट आपको निकालना है। कॉपर कितना वेट दिया है बेटा, 10 ग्राम। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 108 डिवाइड बाई 1, और कॉपर का बेटा 63.5 डिवाइड बाई 2। बस सॉल्व कर लो तो निकल जाएगा सिल्वर का वेट। तो एक का वेट अगर दिया है और दूसरे का पूछा तो डायरेक्ट कंपेयर करके बना सकते हैं आप। पर अगर आपको लगता है ये कैसे आया तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो बेटा कैसे करूंगा मैं तो वेट ऑफ सिल्वर जो बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर के। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता हूं अगर मैं, तो बेटा यहां पर कोई भी एक हाइपोथेटिकल कांस्टेंट लगा दो, ऐसे कर दिया मैंने। अब ठीक वैसे ही वेट ऑफ कॉपर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, यहां भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो कोई भी एक कांस्टेंट साइन लगा दूंगा बेटा, क्या लगा दिया मैंने, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। अब मुझे एक का वेट दिया है, एक का वेट दिया है और एक का वेट पूछ रहा है। ध्यान सुनना, एक मिनट ना, वेट ऑफ कॉपर, हाँ जी। तो मैं क्या बोल रहा था बेटा, एक का वेट दिया है और दूसरे का वेट पूछ रहा है, और दोनों के लिए के कांस्टेंट है, सेम है के का वैल्यू। अच्छा के का वैल्यू सेम क्यों पता है, क्योंकि तीनों कंटेनर को सीरीज में जोड़ दिए हैं। तो तीनों कंटेनर सीरीज में जोड़ने की वजह से तीनों के लिए जो भी कांस्टेंट होगा क्या रहेगा, वो सेम। तो तीनों के लिए जो भी कांस्टेंट सेम है, अब जब कांस्टेंट सेम है बेटा तो मैं दोनों इक्वेशन इक्वेट कर दूं। कैसे इक्वेट करूंगा, ये देखो, तो वेट ऑफ सिल्वर, ये देखो मैं कैसे करूंगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, इक्वेट मतलब डिवाइड कर रहा हूं ना, सीधा डिवाइड कर दो बेटा, वेट ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो मेरे ख्याल से अब यहां पर वही फॉर्मूला बना जो वहां पर आया था, है ना। तो आप चाहें तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पर इसे कोई नीड नहीं है, बस बता रहा था कि ये फॉर्मूला कैसे बना। तो आप डायरेक्ट ऐसे याद रखो, यही में हमारा मेन फॉर्मूला है। जो भी एलिमेंट लेंगे उसी के सामने उसे क्या लेंगे, इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा। तो इसे कॉपी कर लो बेटा, इसका जरूरत नहीं है। तो एक का वेट दिया रहेगा, दूसरे का वेट पूछेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, एक का वेट गिवन होता है और दूसरे का वेट जो है वो पूछेगा। तो इसको आप मेन फॉर्मूला मान के चलो। फैराडे के सेकेंड लॉ के लिए
फैराडे के सेकेंड लॉ के लिए सीधा ये फॉर्मूला ले लो, वेट ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट ए, वेट ऑफ एलिमेंट बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट बी। बाकी कैलकुलेशन करके इसको आप बाद में सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है बेटा। और एल्युमिनियम का निकालने बोल देगा तो उसको फिर कॉपर से एल्युमिनियम को कंपेयर कर लेंगे, या फिर सिल्वर को तो निकाल ही चुके उससे भी कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो कॉपर का तो कॉपर का दिया ही है ना, तो कॉपर से एल्युमिनियम कंपेयर करेंगे तो एल्युमिनियम का निकल जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, इसी में एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं आपको, कॉपी कर लिए थे ना। इसी में एक एग्जांपल है बेटा, इधर सुनो। सपोज एक कंटेनर में, ध्यान सुना बेटा, मैं यहाँ पर 2 कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 कंटेनर ले लिया, दोनों को मैंने सीरीज़ में जोड़ दिया, और मान लेते हैं कि इस कंटेनर में मैंने कॉपर सल्फेट लिया हुआ है। ध्यान सुना बेटा, इस कंटेनर में कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, और इस कंटेनर में मैंने सिल्वर नाइट्रेट लिया हुआ है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे ऐसे पूछूं, ये एक्वस कंडीशन में है ना, मैं बोलना भूल गया था, एक्वस कंडीशन में, तो इस कंटेनर में एक्चुअली क्या क्या बनेगा, इसमें एक्चुअली क्या क्या बनेगा। एक्वस कंडीशन है, याद करो, है क्या होगा बेटा, बता इसमें क्या बनेगा। एक्वस है ना, पानी भी है साथ में, तो एक्चुअल में इस कंटेनर में क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। सल्फेट की रोल है क्या, नहीं, क्या बनेगा फिर, SO4 जब रोल नहीं हो तो क्या बनता है, O2। याद आया, भूल गए, पिछले क्लास में पढ़ाया हूं, पिछले जन्म में थोड़ी पढ़ाया हूं। ये बताओ इन दोनों में इसका ताकत ज़्यादा है तो क्या बनेगा, कॉपर, और इन दोनों में इसका ताकत ज़्यादा है तो क्या बनेगा, O2। SO4 को रोल ही नहीं है ना बेटा, तो इस कंटेनर में एक्चुअली में क्या बन रहा है, कॉपर, और क्या बनेगा बेटा, O2। इस कंटेनर में क्या बनेगा, Ag। क्या नाइट्रेट का रोल होता है, नहीं, तो इसमें भी क्या बनेगा बेटा, O2 बनेगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगा देखना। अब क्वेश्चन ये है, बनने के लिए इस कंटेनर में कॉपर भी बनेगा और ऑक्सीजन भी बनेगा, और इस कंटेनर में सिल्वर भी बनेगा, ऑक्सीजन। पर मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इस कंटेनर में अगर 10 ग्राम कॉपर बना तो इस कंटेनर में ऑक्सीजन कितना बनेगा। इस कंटेनर का में कॉपर का वेट दिया है और इस वाले में ऑक्सीजन पूछ रहा है आपसे, ऑक्सीजन। तो कैसे कंपेयर, तरीका सेम है बेटा, तरीका एकदम सेम है। 2 अलग अलग कंटेनर कंपेयर होता है, याद रखना, 2 अलग अलग कंटेनर कंपेयर होता है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हाँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, देखते जाना ध्यान से, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, और यहां पर वेट ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। बस एक बात ध्यान देना, अगर मैं इसको कंटेनर C1 मानता हूं, इसे कंटेनर C2, तो हमेशा याद रखना 2 अलग अलग कंटेनर को हम कंपेयर करते हैं बेटा, हमेशा 2 अलग अलग कंटेनर को कंपेयर किया जाता है। तो अब क्या करेंगे, जल्दी बताना, कॉपर के वेट कितना दिया है बेटा, 10 ग्राम। किसका वेट आपको निकालना है, ऑक्सीजन का। कॉपर का कितना होता है इक्विवेलेंट वेट, तो 63.5 डिवाइड बाई 2। ऑक्सीजन का कैसे करोगे, 32 बाई 2, क्योंकि ऑक्सीजन में भी चार्ज कितना होता है बेटा, 2 माइनस। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2, तो इसमें भी 2 हो जाएगा। तो जब भी ऑक्सीजन वाला केस आएगा ना, तो 32 डिवाइड बाई 2 करेंगे, बोलो बन जाएगा। बाकी फिर आगे तो पता है क्या करना है आपको, कॉपी कर लो, इस एग्जाम्पल कॉपी कर लो। ये एग्जाम्पल भी कॉपी कर लीजिए। तो जब भी ऑक्सीजन बोलेगा तो आप ये यूज करेंगे। इसके बाद एक एग्जाम्पल और दूंगा, वो आप मुझे बना के दिखाना, ठीक है।
तो यहाँ ऑक्सीजन का वेट निकालना है, आप उसको निकाल लीजिएगा बाद में। कॉपी कर लीजिए इसको। अब एक एग्जांपल मैं बना के दिखा रहा हूँ, आप सेम ऐसे ही फॉर्मूला बस बना के दिखा देना मेरे को, फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करके दिखा देना। अच्छा एक बात ध्यान देना बेटा, यहाँ पर मैंने ऊपर कॉपर को लिया है और नीचे ऑक्सीजन को, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ऊपर ऑक्सीजन को भी रख सकते हैं और नीचे कॉपर को, किसी के ऊपर किसी को भी नीचे रख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे यहाँ पर कॉपर को ऊपर लिया है ना, आप ऑक्सीजन को भी ऊपर ले सकते हैं, अल्टीमेटली आंसर तो वही आएगा। अब चलिए ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये मुझे आप बना के दिखाना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि बन क्या रहा है इन दोनों कंटेनर में, एक्वस कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। यहां देखना बेटा, ठीक है। तो इसमें मैंने लिया है एक्वस कंडीशन में AgCl और इसमें लिया है बेटा मैंने NaNO3। बताओ जल्दी से, पहले एक्वा से भूलना मत, पहले कंटेनर में क्या क्या बनेगा? Ag तो बनेगा ही बनेगा, Ag बनेगा यहाँ पर, और क्या बनेगा? क्या O2 बनेगा? क्योंकि O2 ज़्यादा ताकत Cl के पास होता है, यानी क्या बनेगा बेटा? Cl2। इसमें Na कोई रोल है? जब मेटल का रोल नहीं होता क्या बनता है? H2 बनता है। तो इस कंटेनर में क्या बनेगा बेटा? H2। NO3 का रोल नहीं है तो O2। तो अब क्या क्या बने मैंने बता दिया। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ दूं बेटा, इसमें पहला क्वेश्चन, मैं इसमें दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर सिल्वर बनेगा 10 ग्राम तो आपको बताना बेटा हाइड्रोजन कितना बनेगा, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर क्लोरीन बनेगा 10 ग्राम तो हाइड्रोजन कितना बनेगा। और दे देता हूं सिल्वर ऑक्सीजन, अच्छा दे ही चुका था, चलो इसको ट्राई करो, चलो ट्राई करो। बन जाएगा आसानी से, बस ध्यान रखना वेट लेना है आपको, वेट और डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। ऑक्सीजन के वेट कितना लिए थे? 32 और डिवाइड बाई 2, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होता है? 2। हाइड्रोजन का क्या वेट लेंगे? हाइड्रोजन का वेट 2 डिवाइडेड बाई 1। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 1। क्लोरीन का वेट Cl2 71 डिवाइड बाई 1। क्लोरीन में -1 होता है, वैलेंसी 1। क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है बेटा? 1। ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है? 2, है ना। और हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है बेटा? 1। तो वैलेंसी मतलब चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वैलेंसी तो वही होता है।
तो क्या किया बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं, चलिए। तो ऐसा कुछ किए होगे, पहले वाले में वेट ऑफ सिल्वर, वेट ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको ऐसे बनाए होंगे बेटा, वेट ऑफ सिल्वर 10 ग्राम है, वेट ऑफ हाइड्रोजन आपको निकालना है, ये होता है 108 डिवाइडेड बाई 1, और ये होता है बेटा 2 डिवाइड बाई 1, ठीक है। वैसे ही दूसरा केस, वेट ऑफ सिल्वर, सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन के साथ H2 निकाल रहे हैं ना, तो वेट ऑफ क्लोरीन, वेट ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो क्लोरीन का वेट दिया है 10 ग्राम, इसका वेट आपको निकालना है, क्लोरीन का 71 होता है, डिवाइड बाई 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होता है, और ये तो पता ही बेटा 2 डिवाइड बाई 1। सब नहीं किया है क्या? ठीक। तो याद रखना, जब भी फैराडे का सेकेंड लॉ से क्वेश्चन आएगा तो अच्छा आपको पहचानना खुद पड़ेगा ना, ये फैराडे के लॉ से आया है, फैराडे के सेकेंड लॉ से आया है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में दिया रहेगा, कंटेनर के बारे में दिया रहेगा, और बताएगा कि इसमें ये कंपाउंड है, इसमें ये कंपाउंड है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि फैराडे का सेकेंड लॉ काम कर रहा है। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जिसमें ना, मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो, और उसमें फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों अप्लाई कर दिया है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में, उसमें फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों अप्लाई हुआ है। अब दोनों अप्लाई कैसे होगा उसका एग्जांपल दिखाता हूँ, कैसे होगा देखना बेटा। देना, फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों कैसे अप्लाई होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, तो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है उसमें कौन सा एलिमेंट मुझे याद नहीं आ रहा, मैं अपने हिसाब से एग्जांपल दे दे रहा हूँ, फिर एनसीईआरटी करेंगे ही हम लोग। तो एक काम करते हैं, कॉपर सल्फेट को और AgCl को लेकर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका एटॉमिक वेट हमको याद रहता है। अब यहाँ सुनना बेटा, क्वेश्चन कैसा है कि इन दोनों कंटेनर के अंदर हमने करंट दिया, इन दोनों कंटेनर के अंदर हमने 2 एम्पियर करंट पास किया, 2 एम्पियर करंट पास किया, और ऐसा करने पर कॉपर बना बेटा सपोज 10 ग्राम। सुना क्वेश्चन क्या है, दोनों कंटेनर में हमने 2 एम्पियर करंट पास किया तो कॉपर बना 10 ग्राम। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉपर को बनाने में टाइम कितना लगा होगा। अब जहां टाइम आया मतलब फैराडे का फर्स्ट लॉ हो गया ये, तो कॉपर को 10 ग्राम बनने में कितना टाइम लगा ये पूछ रहा है, पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा है, जब कॉपर 10 ग्राम बना तो सिल्वर कितना बना होगा, यानी कि एक का वेट दिया और एक का वेट पूछ रहा, मतलब फैराडे का सेकेंड लॉ है। तो ये टाइम वाला पहले बना लेते हैं, टाइम पूछ रहा है आपको ना, टाइम तो कैसे करते हैं बेटा, जब टाइम पूछता है तो Q इक्वल टू I इंटू टी, आपको टाइम पूछ रहा है, एम्पियर कितना दिया है बेटा 2, टाइम आपको पूछ रहा है, जब भी टाइम पूछता तो हमें क्यू चाहिए होता है, किस एलिमेंट का क्यू निकालना है आपको, कॉपर का। तो कैसे निकालते याद है ना, ये देखो Cu 2++2 मोल्स इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ये कितना होता है बेटा 2 इंटू 96500 कूलम, और ये कितना होता है 63.5। तो अब जल्दी बताइए, आपको टाइम निकालने के लिए Q का वैल्यू चाहिए, तो हम इक्वेशन से Q कैसे निकालते हैं, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है। आप कहोगे कि सर 63.5 ग्राम के लिए कितना Q होता है बेटा, 2 इंटू 96500 कूलम होता है। तो फिर कितने के लिए बोला है बेटा, तो फिर 10 ग्राम के लिए, 10 ग्राम कॉपर के लिए कितना Q होगा, तो 2 इंटू 96500 इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या निकल गया, कूलम निकल गया। अब बेटा इसी कूलम के वैल्यू को, इसी कूलम के वैल्यू को यहां पुट अप करें तो क्या निकल जाएगा, टाइम। तो ये हो गया फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब सेकंड तो बन ही जाएगा आपसे, एक का वेट दिया है और दूसरा का वेट पूछो तो कॉपर और सिल्वर को कंपेयर कर देंगे, कॉपी करेंगे। ऐसे 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी में जिसमें एक साथ फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों अप्लाई हुआ है। ये बहुत ट्रिकी चैप्टर है ना, मोल कॉन्सेप्ट अगर अच्छा नहीं है आपको तो बहुत तकलीफ देगा आगे, तो क्लास गैप नहीं करेंगे।
सेकेंड पार्ट खुद से कर लेंगे। मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन एक मिनट पास लेके आ रहा हूँ बेटा, फिर इसको बना ही लेते हैं उसको भी। बना लिया बेटा। तो अभी मैं आपको इसके ऊपर एनसीईआरटी के क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, अब तो वैसे भी ब्लूप्रिंट ज़्यादा कुछ काम का रह नहीं गया है। जो ना बोर्ड एग्जाम से पहले वो आता है कि किस किस चैप्टर से किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से बड़े मार्क्स का, किस चैप्टर से छोटे मार्क्स का। ऐसा पहले होता था कि फॉलो होता था, अब तो कुछ भी हो रहा है। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि एक न्यूमेरिकल आपके 5 मार्क्स में आएंगे। अब वो सॉल्यूशन चैप्टर का भी हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी हो सकता है और काइनेटिक्स का भी हो सकता है। थोड़ा याद दिलाता हूँ, अगर सॉल्यूशन चैप्टर से 5 मार्क्स से क्वेश्चन आया तो कौन सा क्वेश्चन हो सकता है वो? या तो राउल्स लॉ वाला, बड़ा कैलकुलेशन वाला, या फिर वेंट ऑफ फैक्टर वाला। ठीक उस तरीके से इस चैप्टर से अगर बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आया तो ये फैराडे का क्वेश्चन आता है, जिसमें फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों अप्लाई होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे देखोगे तो ऐसे देखो ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। तो लिखे हुए फॉर्म में तो बहुत बड़ा दिखता है, पर मैं उसको डायग्रामेटिकली आपको बता दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुका है 5 मार्क्स में। क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? बोल रहा है कि 3 कंटेनर है, यहाँ पर कंटेनर को नाम भी दे दिया है। ए नाम का कंटेनर है, बी नाम का और सी नाम का, और फिर उसके बाद तीनों कंटेनर को एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन को ऐसे ही सब बता दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ है, इस पहले वाले कंटेनर में लिया है बेटा जिंक सल्फेट, दूसरे कंटेनर में है बेटा सिल्वर नाइट्रेट, बात नहीं करेंगे, और तीसरे कंटेनर में बेटा कॉपर सल्फेट। 3 कंटेनर है कॉपर सल्फेट। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस प्रोसेस में सिल्वर बना 1.45 ग्राम।
सिल्वर बना 1.45 ग्राम। तो बोल रहा है सिल्वर को 1.45 ग्राम बनने के लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम पूछ रहा है। और करंट दिया हुआ है, करंट दिया क्वेश्चन में 1.5 एम्पियर। तो पूछ रहा है कि 1.45 ग्राम सिल्वर बनने में टाइम कितना लगेगा। ये हो गया फैराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि चलिए बताइए जिंक का कितना क्वांटिटी बनेगा और कॉपर का कितना क्वांटिटी बनेगा। और कुछ गिवन भी दिया हुआ है, गिवन मतलब कि एटॉमिक वेट गिवन है। तो कॉपर का तो हम जानते हैं कितना होता है बेटा 63.5। सिल्वर का भी हमको पता ही है 108, पर जिंक का नहीं मालूम है इसलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो मुझे भी जबानी याद नहीं है। जिंक का है 65.3। जिंक का होता है बेटा, जिंक का होता है 65.3। तो ये क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं पहले बता चुका था आप लोग को कि एटॉमिक वेट हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। हर एक क्वेश्चन बनाते बनाते कईयों को तो हमको याद हो ही गया है, पर वो फिर भी दिया रहता है। चलिए मुझे बना के दिखाओ आंसर, फिर आप मुझे बताना, फिर यहाँ से अपन मिला लेंगे कि आपका आंसर इसमें का आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। चलो बनाओ। फैराडे का फर्स्ट लॉ भी अप्लाई हो रहा है और सेकेंड लॉ भी अप्लाई हो रहा है। तो सिल्वर के लिए टाइम पता लगाना है आपको।
तो आंसर है बेटा इसमें, मैंने टाइम निकालने बोला था ना, तो टाइम का आंसर दिखा रहा है 863.7 सेकेंड, ये टाइम का वैल्यू है, ये आंसर आएगा। ठीक, और किसका वेट, कॉपर का वेट निकालोगे तो इसका आंसर दिखा रहा है बेटा कॉपर का वेट का 0.42 ग्राम के आसपास, और जिंक का वेट निकालोगे तो ये आ रहा है 0.43 के आसपास। तो इसको एक बार बना के देख लेंगे आप लोग, बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा कंप्लीट कर दिया, पहला टॉपिक पूरा हो गया। कल इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत अजीब टाइप के हैं, मतलब जो हमने अब तक सीखा वैसा ही रहेगा, बस एग्जाम्पल जब बदल जाता है थोड़ा सा परेशान करता है। तो कल थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, शुरू से ना फैराडे का जो शुरू दिन था उस दिन से लेकर अब तक जो कुछ आपको बताएगा उसे पढ़ के आएंगे। अपन कोशिश करेंगे चीज़ों को आसान कर सके। तो कल फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए पढ़ के आना बेटा फिर।